हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका धर्मलोक के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, इनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट? तो आज हमारे पास एक ऐसी व्यक्ति है जिनसे आप चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाओगे। वो पेशे से एक टैरो कार्ड रीडर है, साथ ही साथ वो वास्तु जानती है, एस्ट्रोलॉजी जानती है, न्यूमरोलॉजी जानती है, कलर थेरेपी जानती है, से बहुत सी चीजें हैं। उन्हें 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन टैरो कार्ड रीडिंग। तो आइए उनसे मिलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। आपके मन में चल रहे कुछ सवाल, हमारे मन में चल रहे कुछ सवाल, उनसे पूछते हैं और देखते हैं कि हमें क्या नया सीखने को मिलने वाला है। लेट्स गो। एक बहुत डिफरेंट जर्नी थी। तो मैंने एज ए शौकिया इसको ज्वाइन किया था कि कैसे इसमें सवालों के जवाब आते हैं, हाउ इज पॉसिबल। क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना टाइम के, बिना बर्थ ऑफ प्लेस के, सिर्फ एक नाम के तो हजारों लाखों लोग होते हैं। तो जवाब कैसे आता है? वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे ये इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है। 6 महीने तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। यू कैन बिलीव दिस। ओके, अच्छा। या तो हमारा एक मीट होता था एवरी मंथ। तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी, तो मैं हमेशा उसको ऐसे ऐसे बोलती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग तो सब जवाब दे देते हो, मुझे तो इस कार्ड का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे करते करते 6 मंथ निकल गए। एक बार, कई बार बोलते ना, किसी का अप्रिसिएशन या किसी का कटाक्ष आपकी जिंदगी बदल के रख देता है। हमारे ही ग्रुप में किसी ने बोला, ये तो हमेशा वेटिंग करती रहती है, देखना ये जिंदगी में वेटिंग ही करती रहेगी। क्योंकि मैं जब भी मंथली अपने कार्ड निकालती तो मेरे कार्ड में हमेशा ये आता, वेटिंग, जस्ट वेट, वेटिंग। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ इज पॉसिबल, ये क्यों हो रहा है। सडनली 6 मंथ के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मुझे ये बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि जब मैं 6 महीने थोड़ा प्रैक्टिस की और थोड़े थोड़े सवालों के जवाब मेरे आने लगे, तो मेरे साथ एक घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मुझे ये बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि जब मैं 6 महीने थोड़ा प्रैक्टिस की और थोड़े थोड़े सवालों के जवाब मेरे आने लगे, तो मेरे मन पे ये हुआ कि मेरे को अब इसको प्रोफेशन बनाना है। ये बहुत मुश्किल काम था और इतना आसान नहीं था। कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कलर्स, शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स, उनके साथ अलग अलग मीनिंग निकालना। मैं सुबह से लेकर रात तक यही सब करती रहती। एक सवाल का जवाब निकालने के लिए मुझे एक एक दो दो घंटा लगते। मैं बुक पढ़ती, फिर नोट्स पढ़ती कि कैसे नहीं निकलेगा, मुझे भी आएगा। तो ये मेरी जर्नी इस तरह से शुरू होती रही। मेरी ही फैमिली मेंबर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष किया। जब मैं 8-10 महीने में अच्छी रीडर बन गई, तो मैंने सोचा इसको प्रोफेशनली स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जब ये बोला कि मैं प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग करना शुरू करना चाहती हूँ, तो मुझे सामने से ये सुनने को मिला कि आप ना अपने लिए हेलमेट बनवा लेना। एक तो होता है कि किसी को फैमिली का सपोर्ट मिलता है, मुझे डिमोटिवेट किया गया कि आप हेलमेट बनवा लेना। मुझे समझ ही नहीं आया कि हेलमेट क्यों बनाना है। तो मैंने पूछा क्यों। बोले इतना आसान नहीं है किसी का फ्यूचर प्रोडिक्ट करना, कि जब प्रोडिक्शन आपकी गलत होगी तो लोग आपको मारेंगे, इसके लिए हेलमेट बनवा लेना। उस एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और जो मैं आज हूँ वो सिर्फ उस लाइन की वजह से, कि ऐसे कैसे प्रोडिक्शन नहीं आएगी। यस। तो कई बार जब आपको कोई कटाक्ष करता है या डिमोटिवेट करता है, तो उसको भी मोटिवेशन में लेना चाहिए और प्रूव करके देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मतलब फैशन डिजाइनर से लेके टैरो कार्ड रीडर तक आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी है। तो आप हमें अभी टैरो कार्ड की कुछ हिस्ट्री बताइए कि शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। इंडिया में हमेशा सब लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते आए हुए हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में सुनते आए हैं, वास्तु के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन टैरो कार्ड इंडियन मार्केट के लिए बहुत नया था। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ कि शायद हमारे व्यूवर्स भी नहीं जानते होंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कनेक्ट कर पाएंगे। एक वर्ड है टैरोची। इटली में एक गेम खेला जाता था जिसका नाम था टैरोची। ठीक है, वो जस्ट
जैसे हमारे ताश के कार्ड्स होते हैं, जो प्लेन कार्ड्स होते हैं, उनके साथ एक गेम खेला जाता था। पहले हमारे जो कार्ड्स होते थे, जिनको हम ताश के पत्ते कहते हैं, वो भी 76 ही होते थे, जो बाद में कम होते होते 56 पे या 52 पे आए। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ कि अगर आप मेरे सामने प्लेन कार्ड रख देंगे तो उससे भी मैं वैसे ही प्रिडिक्शन दे सकती हूँ, क्योंकि उसका उद्गम तो वहीं से ही हुआ है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो वहां पे लोग गेम की तरह खेलते थे, बाद में उन्हीं टैरो का जन्म हुआ। और अगर आप इजिप्ट में जाएंगे, इजिप्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे बहुत सारी फिगर्स बनी हुई हैं वॉल्स पे। अगर वहां के लोगों को आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो बोलेंगे ये हमारे गॉड हैं, जबकि वो सारी टैरो कार्ड की फिगर्स वहां बनी हुई है, पूरी जर्नी है। जैसे हमारे यहाँ एक रामायण की पूरी जर्नी है स्टार्ट टू एंड, ऐसे ही ये भी एक लाइफ की जर्नी है स्टार्ट टू एंड, कि कैसे हमारा जन्म होता है, कैसे हमारी मृत्यु होती है, उसकी पूरी कहानी टैरो कार्ड में आती है। ये पूरी एक हिस्ट्री है उसकी। और प्लेन कार्ड से भी कई बार लोग चैलेंज के लिए आ जाते हैं या पूछना चाहते हैं कि हाउ इज पॉसिबल, तो मैं कई बार प्रेडिक्शन करती हूँ प्लेन कार्ड से भी। मैं पूछना चाहूंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हाँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं किसी के पास तो हमें डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, टाइम ऑफ बर्थ पूछते हैं, उस हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन या फिर पास्ट प्रेडिक्शन जो भी है वो देते हैं। पर टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं रहता, ना वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं। तो आई एम क्यूरियस कि ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? डिफरेंट नहीं है, सब चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज हैं। ठीक है, अगर आप टैरो कार्ड में देखेंगे तो उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, कलर थेरेपी भी है, क्रिस्टल थेरेपी भी है। आप इससे हीलिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी विश भी मांग सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं। और दूसरा है कि आप अपनी चक्रा हीलिंग भी देख सकते हैं कि हमारे चक्रा बैलेंस है कि नहीं। तो सब एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो न्यूमरोलॉजी आपको सीखनी ही पड़ेगी, है ना। न्यूमरोलॉजी आपको आती है, जितना आप चीजें बढ़ाते जाएंगे, जितना चीजें आप सीखते जाएंगे, उतने आप मास्टर होते जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं। अगर टैरो कार्ड में अगर आप देखेंगे, टैरो कार्ड ने जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से आज मैं टैरो कार्ड रीडर बन पाई, वो है कि ना तो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना बर्थ ऑफ प्लेस चाहिए, ना टाइम चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे आप, है ना। यहाँ पे ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसकी बराबर सब बराबर से पूरी प्रिडिक्शन होती है। दूसरी एक ब्यूटी और है, ये इन दो चीजों को बहुत अलग बनाती है, कि टैरो कार्ड में अगर आप आते हैं, ठीक है, और आप किसी और के बारे में भी पूछना चाहते हैं, आप अपने मदर फादर के बारे में, भाई बहन के बारे में, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में, दोस्तों के बारे में, प्रोफेशनल्स के बारे में, आप खुद आके अपने से जुड़े किसी भी व्यक्ति तो हमें उनका नाम बताना होता है, फोटो दिखानी होती है, मतलब एग्जैक्ट क्या करना है? अगर मैं सिर्फ नाम बताना होता है। सिर्फ नाम, पर एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं, मतलब अभी मेरा नाम जैसे सानिका है, इस नाम के बहुत लोग हैं, तो सबके लिए अलग अलग प्रेडिक्शन रहेगा, एक रहेगा, मतलब ये सिनेरियो नहीं समझ। हाँ, ये बहुत ही इसके लिए लेके बहुत आलोचना हमें पहले सुनने को मिलती थी। लोग ये बोलते थे ये सब फेक है, और एक ही कार्ड के लिए एक ही 10 लोगों के सेम कार्ड आएंगे तो सबका आंसर तो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अभी मान लीजिए आपका सबका थंब प्रिंट सेम है, एवरीवन इज अ डिफरेंट, है ना। सबके आईज का अगर स्कैनिंग करेंगे वो सबका अलग होता है। आपने एक चीज देखी होगी, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो काफी टैरो कार्ड रीडर तो हैंड टच नहीं कराते हैं, लेकिन काफी टैरो कार्ड रीडर हैंड टच कराते हैं क्लाइंट का। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, तो क्लाइंट का हैंड टच कराते हैं, और लेफ्ट हैंड ही टच कराते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है बहुत कि लेफ्ट हैंड ही क्यों टच करवाते हैं? बिकॉज द लेफ्ट साइड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ओके ओके। और हैंड टच करने से आपके जो थंब प्रिंट होते हैं वो आपके कार्ड्स में उसका प्रिंट आ जाता है। जब हम वो कार्ड शफल करते हैं तो पूरा आपका स्कैनिंग होके कार्ड के अंदर आ जाता है। ओके, दूसरा है कि लोगों का है कि आपका भी सेम कार्ड है, अगर उसका भी सेम कार्ड है या किसी तीसरे का सेम कार्ड है तो सबका आंसर सेम नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि एक ही कार्ड के 400-500 मीनिंग होते हैं 400-500 पर कार्ड, 250 से लेके 500 तक मीनिंग होते हैं। और कार्ड में वाइब्रेशन से काम होता है, कि जैसे आपने कार्ड ओपन किए
उस वक्त क्या वाइब्रेशन आपको आएगी, उसके हिसाब से उसका आंसर होता है, पहली चीज। दूसरा है कि सामने वाले ने सवाल क्या पूछा है। जी बिल्कुल। उसका सवाल मैरिज को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, लव मैरिज को लेकर है, फॉरेन ट्रैवल को लेकर है, प्रमोशन को लेकर है। तो जैसे ही सवाल चेंज, उसी कार्ड का मीनिंग चेंज। बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, टैरो कार्ड्स हैं तो टैरो डेक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर डेक का क्या मीनिंग है, एक हर डेक किस चीज़ के लिए यूज होता है ऐसा? जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मार्केट में जो प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा जनरली राइटर वाइट का डेक है जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। मैक्सिमम 99% जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी डेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मार्केट में 350 से 400 डेक अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइप की डेक अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग इसी डेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसकी वाइब्रेशंस है, जो इसकी पिक्चर्स हैं, जो इसके कॉम्बिनेशंस हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से इसकी वाइब्रेशन निकल के आती है और आपकी प्रेडिक्शन बहुत राइट होती है। तो अगर हम लोग ऐसा देखने जाए तो किस डेक का प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है? मैं तो राइटर वाइट ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जैसे मैं क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग की कोर्सेज कराती हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही डेक सजेस्ट करती हूँ। तो एज अ बिगिनर अगर कोई टैरो रीडिंग स्टार्ट कर रहा है तो इसे ये डेक यूज कर यस, ऐसे भी सुना है कि हम एक दूसरे का डेक नहीं यूज कर सकते। या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि इसके लिए हम खुद के अपने रूल बनाते हैं। क्योंकि आज अगर ये मेरा डेक है, मैं जितनी बार भी शफल करती हूँ, जितनी बार भी ये मेरे साथ टच होता है, तो मेरी पूरी वाइब्रेशन इसके साथ मर्ज हो जाती है। तो अभी मेरी वाइब्रेशन मर्ज है, आपने दूसरे को डेक दिया, अब उसकी वाइब्रेशन मर्ज होगी, फिर वो तीसरे के पास जाएगी, फिर वो चौथे के पास जाएगी, या फिर वो घूम के आपके पास आ रही है। तो इसमें हमेशा आपकी एनर्जी के साथ आपको अपने आप को कनेक्ट रखना पड़ता है। मतलब अगर कोई दूसरे टैरो कार्ड रीडर है, अगर तो उनको अपने ही डेक का इस्तेमाल करना अपने चाहिए। डेक मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई आपस में सेशन भी कर रहे हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अब जैसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मैं मेरी ही डेक यूज करती हूँ, स्टूडेंट अपनी डेक यूज करते हैं। ओके। यस। और मैं पूछना चाहूंगी टैरो कार्ड्स में जो इमेजेस होते हैं उनका मतलब क्या मीनिंग है? अलग अलग इमेजेस होते हैं उसमें, उनका अलग अलग मीनिंग है या फिर क्या सोच के वो इमेजेस बनाए गए हैं? ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कनिका, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप पूछ रहे हो। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस शो को, तो उनकी भी बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। कॉमन मैन्स के जो सवाल है वही पूछते हैं, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअल में है क्या। बहुत मिसकंसेप्शंस है इसके बारे में मार्केट में, तो इसीलिए एक तो ये है कि पहले लोगों को लगता था कि जब हम रीडिंग करते थे कि इसके ऊपर आंसर कुछ लिखा होगा, तो फिर हमें दिखाना पड़ता था कि देखो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, और हम कितने लोगों के सवाल के हिसाब से लिखेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी जैसे रैंडमली आपको एक कार्ड में निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अभी जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे आपको खुद लगेगा कि कोई यंग पर्सन है। जैसे अभी आपके सामने किसी को हम देखते हैं यंग है, मिडिल एज है या एजिड है, इसमें कोई टीनेज का पर्सन है और उसके हाथ में एक कप है, फिश है। अब ये एक कार्ड है, लेकिन इसके 500 तक मीनिंग हो सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख जाते हैं, डेप्थ तक अगर आप जाते हैं, तो जब डे टू डे की लाइफ में आप लोगों से मिलते हैं, तो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज ही है कि उसके लेग्स ऐसे क्यों हैं, उसने ये हैंड आगे क्यों किया हुआ है, ये भी सब अलग अलग मीनिंग्स है। इसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है, इसके पीछे पहाड़ क्यों है, पानी क्यों है। जी हाथ में फिश क्यों है सबसे अब बड़ा question। जैसे एक छोटी सी चीज बता दूं, जो जल है, जल हमारे चंद्रमा को दिखाता है, मून को प्रेजेंट करता है, और मून हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। ठीक है, चंद्रमा हमारे इमोशन फीलिंग को भी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कप्स हैं, यहाँ पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो जितने भी इसमें कप्स हैं वो हमारे इमोशन को, फीलिंग को दिखाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इसमें अलग अलग डिवाइडेशन है, मैं आपको बताती हूँ। का क्या मतलब हुआ? अब अगर आप इसमें देखेंगे तो फिश पूरा नहीं है,
हाफ है। ये कार्ड जनरली आता है हमारा गुड न्यूज के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी भी जस्ट अभी आपको छोटी दिख रही है, ये प्रेगनेंसी के लिए भी आता है। अब एक ही कार्ड है ये, लव और लव अफेयर के प्रपोजल के लिए भी आता है कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। एक ये भी है कि जब हम कार्ड निकालते हैं तो वो कार्ड, जितने भी कार्ड है, कौन सा कार्ड पास्ट में आया, पास्ट के लिए आया, कौन सा प्रेजेंट के लिए आया, कौन सा फ्यूचर के लिए आया। अब ये कार्ड अगर फ्यूचर में आएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट में आएगा तो उन कार्ड के सिनारियों के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ये पास्ट में आएगा तो उस सवाल के हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा। मीनिंग इसका फिक्स नहीं रह सकता, वही स्टडी है, वही मेहनत है एक्चुअली, और सवाल के वाइज जो भी आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से। अभी प्रेगनेंसी में भी हम देखें तो जस्ट प्रेगनेंसी की बिगनिंग है, ये प्रमोशन के लिए भी आता है कि कोई जल्द ही कोई गुड न्यूज मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। अभी फिश को जैसे प्योरिटी के लिए भी बोलते हैं, वो भी जल तत्व है। अगर हम इसमें देखें तो ये मीन राशि को भी प्रेजेंट करता है, उसमें भी फिश ही है ना। तो ये कुछ कुछ, अभी इसको देखोगे आदि फिश है तो उसके भी फिर अपने अलग अलग मीनिंग है, फुल नहीं है। आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग ये है कि पीछे मूवमेंट्स है, वेव्स हैं, आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, आपका प्लेस चेंज हो सकता है। अच्छा हाँ, तो जो लोग भी ये चीज देख रहे हैं तो उनको लगता है कि एक ही कार्ड में सबके सेम मीनिंग होते हैं। बहुत अभी भी मैं इसके बहुत सारे मीनिंग और बता सकती हूँ। अभी मान लीजिए आपके पास कोई सवाल लेके आ जाता है कि मुझे कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर ये कार्ड आता है, अगर हमने सिंगल कार्ड निकाला मान लीजिए और हम ये कार्ड आता है तो हम क्या बोलेंगे, उसने क्लोथ कैसे पहने हैं, डिजाइनर क्लोथ पहने हैं, डिजाइन बना हुआ है ना, और मॉडर्निटी दिख रही है उसमें, ट्रेडिशनल क्लोथ नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, आप फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जा सकते हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के फील्ड में जा सकते हो। अच्छा, हाँ। या फिश यहाँ दिख रही है तो आप फूड के बिजनेस में जा सकते हो, ब्यूटी के बिजनेस में जा सकते हो क्योंकि यंग है। चंद्रमा है मूड, आप काउंसलर, चंद्रमा क्या है, मन है, काउंसलर क्या करता है ना। तो इस टाइप की चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है। अभी इसमें जो भी कलर्स हैं, कलर्स के हिसाब से भी चीजें पढ़ी जाती हैं क्योंकि इसमें कलर थेरेपी भी इन्वॉल्व है। ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, तो उनके भी स्पेसिफिक रीजन होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतने सारे कार्ड्स हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन सारे कार्ड्स में से आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है और क्यों, एग्जैक्टली उसका रीजन क्या है? गुड, दैट्स ग्रेट। ये एक कार्ड है, आप देखेंगे इसमें लिखा है हेरोफेंट, हेरोफेंट। इसके साथ मेरी एक बहुत अच्छी यादें हैं और ये कार्ड मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि जिन दिनों में ये प्रैक्टिस कर रही थी, स्टार्टिंग में मुझे 1.5-2 साल ही हुआ था और मैं डेली 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस करती थी, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मेरे अंदर इतना ज्यादा समा गया, मुझे बाद में एहसास हुआ इस बात का कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये एक्चुअली टीचिंग का कार्ड है, दिस इज अ टीचर, दिस इज अ काउंसलर, ठीक है। ये कोर्ट भी जैसा लगता है कि ये जज बैठा है और 2 वकील हैं यहाँ पे। दर्शकों को भी दिखा दीजिए। इस एक कार्ड ने मेरी लाइफ बदल के रख दी क्योंकि मैं जब भी ये कार्ड देखती थी मुझे कुछ बहुत अलग फीलिंग आती थी। और मैं हमेशा, क्या है, इसका मैरिज का भी मतलब है, जब ये क्लाइंट पूछने आते हैं इसका शादी का भी मीनिंग है, लेकिन शादी भी ट्रेडिशनल, इसमें आप देखेंगे ट्रेडिशनल जैसा उसने कपड़ा पहना हुआ है, यस, ठीक है। अभी आप किसी को पूछो कि आता मेरी लव मैरिज होगी, लव कम अरेंज हो सकती है, तो लव के भी कार्ड आने चाहिए, लेकिन ये होगा ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है, ट्रेडिशनल आपके विचार हो सकते हैं, थॉट हो सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल अगर आप एक शब्द पकड़ लेते हैं तो आप बहुत सारे मीनिंग ढूंढ सकते हैं। हुआ क्या था, जब मैं करती थी कार्ड मेरे प्रैक्टिस में बहुत आता था,
तो मुझे लगता था ये बार बार ये कार्ड क्यों रिपीट होता है। टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं और कोई कार्ड बार बार रिपीट होता है तो उसका खास मीनिंग होता है, उसका थोड़े टाइम के बाद आपको जवाब मिलता है। ये कार्ड मुझे सपने में दिखता था। एक बार मैं रात को डर गई थी, मैंने ये इमेज देखी और ऐसा लगा ये इमेज बोल रही है, और मुझे पूरी सीरीज आई, मीनिंग आए, मुझे म्यूजिक के मीनिंग आए, हेल्थ के मीनिंग आए, बीमारियों के मीनिंग आए। रोज रात को मैं सोती और मेरे पास पूरी पूरी सीरीज आती और मैं सुबह उठ के डायरी में लिखती। इसलिए एक कार्ड ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। इसका नाम ऐसे ही टीचर नहीं है, ये टीच कर रहा है आपको, क्योंकि टैरो में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई भी कार्ड लेके डेली ऐसे मेडिटेट करते हैं और उससे बात करते हैं तो वो आपको वाइब्रेशन देते हैं, आपको आंसर देते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग से आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया, मतलब कि हाँ मैं अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ तो उसका मेरे भी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर अब आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो मुझसे जुड़े कोई सवाल है तो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, ऐसा कुछ कभी हुआ है? इसमें दो सवाल बनते हैं सनिका। हाँ। एक तो ये है कि टैरो कार्ड रीडिंग की फील्ड में जब मैं आई तो मुझे एक चीज समझ में आई धीरे धीरे, और अब तो ये इतना हो चुका है कि लोग होते ही कुछ और हैं और यहाँ पे आके पता लगता है कि वो एक्चुअल क्या है, क्योंकि सबने डुअल फेस किया हुआ है कि वहां कुछ और है, यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ सच दिख रहा होता है, हम नहीं बोलते क्योंकि हमारे सामने तो सब कुछ ओपन होता है, जहां तक जरूरत होता है हम जवाब देते हैं, क्योंकि क्लाइंट ही अगर बिल्कुल जाना चाहता है और पूछना चाहता है तो फिर हम डिटेल बता देते हैं। लेकिन कई बार समझ में आता है कि भैया आप कितना फेक हो और कितना आप झूठ बोल रहे हो, या कितना लव रिलेशनशिप का सवाल पूछ रहे हो तो सामने वाला पार्टनर कैसा है और आप कैसे हो, समझ में आता है। तो झूठ बोल ही नहीं बोल सकते। ये अलग बात है कि रीडर आपको पूरी चीज कई बार नहीं बताते क्योंकि आप नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है। सच कड़वा कड़वा सच कड़वा होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सामने इंसान बैठा है, उसके बारे में अच्छी चीजें दिख ही नहीं रही है, दिख रहा है वो सब कुछ बुरा दिख रहा है, और आप बताना चाहते हो उसको कि भाई ये बुरा हुआ है, ये बुरा होने वाला है, उस केस में आप क्या करते हैं? इसमें भी दो जवाब बनते हैं सनिका। एक तो ये है कि कोई क्लाइंट आया, वो खुद से जानना चाहता है कि मेरे साथ, ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि जितना भी कड़वा आप बोल सकते हो मुझे बता दो, हाँ। कि जो भी सच होना है मैं उसी हिसाब से उसको हैंडल करूंगा या करूंगी। तो मुझे ऐसे क्लाइंट बहुत पसंद है क्योंकि वो जो सच को बोलना भी पसंद करते हैं और फेस भी कर सकते हैं। काफी लोग होते हैं कि नहीं नहीं मुझे उतना ही बताना, नहीं तो मुझे डर लग जाएगा, फिर मैं कैसे हैंडल करूंगा या करूंगी। तो मुझे यह है कि जब अगर अचानक आपकी गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी उससे अच्छा आप जान लो कि आप दूसरा रूट ले सकते हैं कि आगे खड्डा है ये जान। तो अलग अलग तरह के क्लाइंट आते हैं, लेकिन इससे मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि अब मैं आसानी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि लोगों के चेहरे इतने फेक हो गए हैं कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। कि लोग होते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, जताते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो कहानी बहुत ही अलग है, और हमें बाहर के वर्ड में क्या लगता है कि एवरीथिंग इज वेरी गुड, वाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरीवन इनसाइड इज लॉट्स ऑफ स्टोरीज। सबकी लाइफ में बहुत स्टोरीज हैं। कुछ स्टोरी हैं जो हमने जानबूझ के क्रिएट की हैं, और कुछ हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जिनके साथ अनजाने में होता है वो सॉरी बोल के या अपने आप को करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज अ ग्रेट, वो ग्रेट थिंग है। और एक बात ये भी है कि टैरो कार्ड रीडिंग में जब सामने इंसान बैठता है तो आप उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ लेते हो कि वो अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से समझ लेते हो? एक चीज होती है कि जैसे क्लाइंट अंडर करता है उसका ऑरा समझ में आता है, और हाँ उसका ऑरा समझ में आता है कि ही और शी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चीज का भी हमारे क्वेश्चन आंसर में बहुत फर्क पड़ता है। हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए ऑरा का मतलब, अगर किसी को पता नहीं हो तो इन केस। जी, आजकल तो सोशल मीडिया में सब लोग इतना कुछ देखते सुनते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ कि आप सभी ने भगवान की फोटोज देखी होंगी, उसके पीछे एक येलो कलर का सर्कल होता है या कई बार व्हाइट कलर का सर्कल होता है, दैट इज इक्वल ऑरा। ऐसे तो ऐसे जो आम पब्लिक है या आम जनता है, जैसे हम आप भी हैं, तो हमारी बॉडी का भी सबका एक इंडिविजुअल ऑरा होता है। हाँ, और उसके कलर भी अलग अलग होते हैं।
उससे पता चलता है कि ये ऑरा कैसा है। ऑरा के भी प्रकार होते हैं, कुछ ऑरा होते हैं व्हाइट होते हैं, गोल्डन होते हैं, पिंक होते हैं, पर्पल होते हैं, और यस कितने कलर होते बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। हमारे पास मशीन भी है, आप आके चेक करा सकते हैं हैं? और आप जान सकते हैं आपकी बॉडी का ऑरा, और उस पर हीलिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, ओके। और ऑरा में एक चीज और भी है कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या हमेशा नेगेटिव होते हैं या नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, उनके ऑरा बहुत स्मॉल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और एक ऑरा और होते हैं जो बोलते हैं ऑरा कटे फटे होते हैं, जैसे हम कपड़े में कट लगा देते हैं तो उनको हील करके सिलाई करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो जैसे ही आप किसी से मिले और आपको लगता है यस बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा मिलके, लगा भाई, तो दैट इज ए कॉल की इनका ऑरा बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम हैं, आप मुझसे मिले, आपके लिए मेरा ऑरा अच्छा हो सकता है, पर मैं किसी और से मिली, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने थोड़ा सा रूड बिहेव कर लिया, तो उसके लिए मेरा ऑरा बदल जाए। एक चीज और भी होती है, अभी जैसे टैरो कार्ड रीडिंग में भी हमारे पास लोग आते हैं, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी। जब बहुत पॉजिटिव लोग आते हैं और जब अपने क्वेश्चन आंसर हमारे साथ बैठ के करते हैं तो उनके जवाब भी उतने ही डेप्थ वाले आते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो उन्होंने नहीं पूछी होती, हम खुद ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं कि जैसे हमसे कोई बुलवा रहा है। अच्छा, हाँ, और जहां आदमी डाउट लेके आता है या नेगेटिव सोच, देखते हैं कितना आता है मैडम को, देखते हैं कि क्या उनके मन में तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस तो यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे केस में उनके सवाल के जवाब भी उतने डीप नहीं आते, क्योंकि आप डाउट्स लेके आए हो, नेगेटिविटी लेके आए हो। नेगेटिविटी के लिए तो आपको बहुत पुश करना पड़ता है ना पॉजिटिविटी करने के लिए। करेक्ट। आपको क्या लग रहा है मेरा ऑरा कैसा है? यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू, थैंक यू। सो ऐसा कहा जाता है कि जब हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं तो वो यूनिवर्स से साइन होती है किसी चीज की। तो अगर किसी इंसान को कॉन्स्टेंटली एंजल नंबर्स दिख रहे जैसे 11 11 या कुछ और, तो हम टैरो रीडिंग से उसे कैसे उसका मीनिंग जान सकते बिल्कुल जान सकते हैं। आप ये सवाल लेके एज ए टैरो कार्ड रीडर के पास आएंगे कि मुझे ये नंबर रेगुलर दिख रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें इसका क्या मीनिंग होगा, मुझे नंबर क्यों दिख रहे हैं, तो उस वक्त जो भी आंसर आएगा वो आप जान सकते हैं। तो मतलब ये किसी एक टाइम फ्रेम से जुड़ा हुआ नहीं हो, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी प्रेडिक्शन हो सकता है। यस। तो इसमें मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग में जैसे हम घर का वास्तु चेक करते हैं, तो हम किसी के घर जाए बिना उनके घर का वास्तु चेक कर सकते हैं, यही बैठे बैठे कि हाँ किसी के घर का वास्तु देखना है? यस, दिस इज यस। पॉसिबल। अच्छा, क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि हम हर जगह नहीं जा सकते, तो ये भी टेक्निक मैंने खुद डेवलप की है इसमें। और इसमें मैं ये तक भी आपको बता सकती हूँ, वास्तव में दिशाएं तो बहुत छोटी चीज है कि भैया ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है, वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, साउथ में, नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम है। मैं इसमें आपको ये तक बता सकती हूँ कि वहां पे रखा हुआ कोई कलर या कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। ओके, बिना देखे बिना। यस। ओके, इंटरेस्टिंग। तो लेकिन आपको उस घर का नंबर बताना पड़ेगा, हाउस नंबर, क्योंकि हम एनर्जी कैसे कनेक्ट करेंगे। और जो ऑनर है उस घर के, उनका नाम, अच्छा, है ना, ये नाम और उस घर का नंबर बताना पड़ेगा। वो बताना पड़ेगा। तो उस घर का पूरा वास्तु भी इससे चेक किया जा सकता है। ओके, तो हमने देखा है कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस टैरो कार्ड से रिलेटेड, बहुत सारे मिसबिलीव्स है लोगों में कि टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ फेक है, उससे उसके प्रेडिक्शंस गलत होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हम टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं और वही चीजें वो लोग हमें सिर्फ थोड़ा सा मसाला लगा के बता रहे हैं। तो आप हमें कुछ ऐसे मिसबिलीव्स और उसके मिसकंसेप्शंस के बारे में बताइए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको कि एक ही कार्ड के बहुत मीनिंग होते हैं, कि 10 लोगों के लिए अगर सेम कार्ड आया तो उसके मीनिंग अलग होंगे, क्योंकि उनके सवाल अलग हैं। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन इससे जुड़े मैं एक दो किस्से आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि थोड़ा लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, और इस तरह की चीजें भी होती हैं। वो रीडिंग में शायद अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है, उनका फोन आया था, वो भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस करती थी, लेकिन कई बार कोई रीडिंग होती थी तो वो मुझे कॉल करती थी कि जरा मुझे क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे एक दिन मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला था सिर्फ ये एक नाम का व्यक्ति है और इनका बेटा गुम हो गया। अच्छा, ठीक है, 18 साल का बेटा है और
वो गुम हो गया है, ओके। उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है और 1 महीना हो गया है, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करा दी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। क्या आप कुछ बता सकती हैं? अच्छा। ऐसे सवाल भी हमारे पास आते हैं ओके। और बाकायदा पूरी स्टोरी उसकी आई थी जो मैं आज तक नहीं भूल सकती। वो मेरे लाइफ की ऐसी प्रिडिक्शन थी कि जो शायद मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो जब मैंने कार्ड्स निकाले, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक नाम था, उस लड़के का भी नाम नहीं था, उसके फादर का नाम था, ओके। ठीक है। और मुझे ये भी नहीं बताया गया था सिटी कौन सी है, उसका एज क्या है, मुझे एज भी नहीं बताया गया था, बस यंग लड़का है। तो जब मैंने कार्ड्स निकाले तो मैंने देखा कि मैंने उनको जवाब में पूछा कि क्या वो लड़का यंग है, 18-20 साल का है? बोले हाँ। मैंने कहा उसका जो सर्कल है दोस्तों का, आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है, और शायद वो ड्रिंक करता है या और वो गलत सोहबत में है और गलत रास्ते पर चल रहा है। इसके लिए कुछ तो प्रॉब्लम है और उसको लाइफ में बहुत जल्दी अमीर बनना है। शायद अभी वो बहुत पैसे वाला नहीं है और उसको लाइफ में बहुत जल्दी, होता है ना टीनेज में कई बार होता है कि मुझे करोड़पति अरबपति बन रहा है, कि वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में है और वो बॉम्बे में नहीं है, वो जिस भी सिटी का आपने सवाल पूछा है वहां पे नहीं है और वो कहीं फॉरेन में है, आई थिंक वो दुबई में है। इतना स्पेसिफिक आंसर देना बहुत मुश्किल है, तो कि वो शायद दुबई में है और किसी गैंगस्टर के साथ या किसी गैंग के साथ वो कहीं है और वो फंस चुका है, वो खुद निकलना चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात सुनी तो बोले हाउ इज पॉसिबल, जबकि वो खुद भी टैरो कार्ड रीडर थी, कि हाउ इज पॉसिबल, आप इतना सटीक कैसे बता रहे हो, मेरे ही हमारे जो ऑफिस में स्टाफ है उनका बेटा है। अच्छा। और जो सेम चीजें आपने बोली एग्जैक्टली वही है, तो क्या उसकी कोई न्यूज आएगी? तो जब मैंने दोबारा उसकी प्रिडिक्शन दी कि हाँ न्यूज आएगी, तो 1 महीना लगेगा लेकिन वो सामने से कॉल करेगा। अच्छा। हाँ, और उस लड़के ने 1 महीने के बाद सामने से ही कॉल किया और उसने बताया कि हाँ मेरे साथ एक मुस्लिम लेडी है और एक कोई पर्सन है और मैं कहीं फंस चुका हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं बाद में फोन करूंगा। उसके बाद तो इनकी पूरी फैमिली की हालत खराब हो गई, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे डेस्परेटली कि ये कौन है। इतना प्रेडिक्शन सही बहुत रेयर चीज है। हाँ, तो ऐसा नहीं है जो लोग ये बोलते हैं कि भी फेक है, इसकी स्टडी है, मेहनत है, हार्ड वर्क है। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आप ऐसी ऐसी चीजें निकाल सकते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो 1 महीने के बाद वो लड़का आया तो मैंने उनको बोला था कि उसको कुछ भी मत बोलना, नहीं तो बाद में वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो फंस चुका है। अच्छा। वो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। वो आया, वो पुणे चला गया बिना बोले, उसने नदी में छलांग लगा दी थी और 8 घंटे तक वो अपनी सांस रोक के नीचे नदी के अंदर रहा, कि जिससे घर वाले ये सोचते हैं कि मैं मर गया। 8 घंटे तक? हाँ। तो ऐसी ऐसी भी स्टोरी है जो लोग आके बोलते हैं। हाँ, लड़का वो अभी है लेकिन बहुत सालों से अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं है। उस वक्त ये था कि उसको निकाल के समझाया था और बताया था कि हम बचा सकते हैं, कि आप बता दो कि क्या बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए यंगस्टर से मेरी एक अपील है कि चमक धमक के पीछे ना जाएं और थोड़ा सोचें समझें, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करते तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फंस जाते हैं और जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। दूसरी एक प्रिडिक्शन आपको और बताना चाहूंगी, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, हो सकता है काफी लोगों को अजीब भी लग जाए, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि लोगों का फेस कुछ और होता है और दिखाते कुछ और है, क्योंकि मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और आई तो वो किसी और कंसल्टेशन के लिए थी, सवाल कुछ और थे। सडनली मैंने बाद में ऐसे ही पूछा कि आई थिंक आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले हैं या आप प्रेग्नेंट हैं? तो वो एकदम से खड़ी हो गई कि मैडम क्वाइट इंटरेस्टिंग, और हाँ मैं अभी 15 दिन ही हुए हैं, आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने उनको बोला था कि इफ यू डोंट माइंड आस्क समथिंग, तो बोली यस। मैंने कहा आप बुरा तो नहीं मानेंगी, क्योंकि लोग सच होते हुए भी बुरा मान जाते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, आप तो झूठ बोल रही हो। मतलब लोग 2 मिनट में हमको झूठा करार दे देते हैं। तो मैंने कहा आप अगर कुछ नहीं बोलेंगी, रिएक्ट करेंगी, तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है। तो मैंने उनको पूछा था कि ये बच्चा आपके हस्बैंड का नहीं, आपके बॉयफ्रेंड का है। मतलब शी शॉक, लेकिन उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये, मैंने कहा वो आपकी लाइफ है, लेकिन मुझे जो वाइब्रेशन आई थी वो मैंने आपको बोला, आपने एक्सेप्ट किया, दैट्स नाइस।
वाह, ये समझता कैसे है, मतलब कि बहुत डीप स्टडी है सच में। यस, बहुत डीप स्टडी है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि कार्ड्स में से देख के बोलते हैं, कार्ड्स का एक लिमिट होता है, बाकी फिर वो बाद में वाइब्रेशन पे काम करता है। पर कभी-कभी मतलब बहुत लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि टैरो कार्ड रीडिंग से मतलब एक्यूरेट नहीं आता किसी का प्रेडिक्शन, या फिर प्रेडिक्शन ही गलत हो जाता है। तो ऐसा बहुतों के साथ होता है, ऐसा क्यों होता है? सनिका, इसका भी एक बहुत अच्छा आंसर मैं आपको दूंगी, क्योंकि आज मुझे 25 इयर्स हो गए इस फील्ड में। मैंने बहुत हजारों स्टूडेंट को ट्रेन किया है, वो सक्सेसफुली अपना कैरियर भी रन कर रहे हैं। जिस दिन मेरा फर्स्ट क्लास होता है, आपको पता है, मैं कार्ड की रीडिंग नहीं कराती हूँ। अच्छा। हाँ, जिस दिन मेरा क्लास होता है फर्स्ट, उस दिन सिर्फ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कार्ड को रखना कैसे है, क्लीन कैसे करना है, उनको होल्ड कैसे करना है, कहाँ रीडिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। हम सब जगह हर एक प्लेस पे नहीं कर सकते। आपने काफी देखा होगा मॉल में लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी सबकी सोच और राय अलग हो सकती है। तो क्योंकि जितनी देर कार्ड खुले रहते हैं, तो उतनी देर वो आसपास के एनवायरमेंट की सारी चीजें सोचते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो साथ में या तो कोई दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, या धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं। तो एनवायरमेंट की जो भी प्योरिटी वो बना के रखते हैं, नेगेटिविटी को वो हटाते रहते हैं। हाँ। अभी मान लीजिए बहुत देर तक ये कार्ड खुले रहेंगे, और आप अभी ऐसे में प्रोफेशनली प्रिडिक्शन कराना चाहेंगे, तो उसमें आंसर डगमगा जाएगा। आप तो लगेगा कि मैं अपनी तरफ से सही आंसर दे रही हूँ, लेकिन वो प्रिडिक्शन सटीक नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे थॉट, बहुत सारे वाइब्रेशन यहाँ पे एंटर कर चुके होते हैं। इवन जो हम टॉक कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ चुका होता है। ओके ओके ओके। तो इसके लिए इसका क्लीनिंग बहुत जरूरी है। हम हर एक रीडिंग के बाद प्रोफेशनली, कैंडल से तो नहीं, ये हमेशा जला के रखते हैं, लेकिन धूप बत्ती से, अगरबत्ती से उसको क्लीन करते हैं कार्ड को। हाँ, जो भी इसमें थॉट है, जैसे कैसे होता है, हमारे थंब प्रिंट होते हैं। अभी किसी क्लाइंट ने हाथ लगाया, तो उस थंब प्रिंट को आप कैसे हटाएंगे? कोई तो प्रोसेस करेंगे। अगर आप ऐसे प्रोफेशनली, जब मैं जाती हूँ, जब मैं 12 घंटे 18 घंटे प्रोफेशनली कहीं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो मेरे साथ 3 या 4 डेक होते हैं। उसको टैरो कार्ड की डेक 3 या 4 डेक में रखती हूँ। हाफ आवर, आधा घंटा उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, फिर मैं रैप करके रख देती हूँ, फिर दूसरा डेक ओपन होता है, क्योंकि उनको भी आराम की जरूरत होती है। ओके, मतलब आधे घंटे से ज्यादा हम लोग अगर यूज करें तो ऐसा नहीं, उसमें प्रिडिक्शन आपकी बहुत सटीक होगी। सटीक हो, पर अगर आधे घंटे से ज्यादा भी हम लोग एक दो दो घंटा यूज करें तो उसमें तो गलत बीच में होने के भी chances आपको एक चीज मैं बताती हूँ, कि जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट मेरे पास आया, और ये कार्ड मैंने अभी ओपन किए उसके लिए, बीच में अब कन्वर्सेशन चल रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। हम तो अपने स्टूडेंट को ये तक सिखाते हैं कि सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, सैटन के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो सिल्क होता है वो नेगेटिविटी को नहीं सोचता, ऑब्जर्व नहीं करता। तो अगर आप कॉटन में रखेंगे, हालांकि कॉटन बहुत प्योर कपड़ा होता है, लेकिन इसकी एनर्जी को वो नहीं होल्ड कर पाएगा, तो रेड कलर ही रखते हैं, एनर्जी बनी रहती है। ओके, अच्छा। तो ये पहले दिन जब क्लास लेती हूँ मैं, तो पूरा ट्रेनिंग का सेशन सिर्फ इसी चीज पे होता है, कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। रीडिंग तो चलो आप मेहनत करके सीख जाओगे, लेकिन फिर प्रिडिक्शन क्यों गलत हो रही है? अब हम इसको पैक करके नहीं रख सकते। ये जो कपड़े में, क्लोथ में हम इसको रैप करते हैं, वो रैप करना भी एक तरीका है। फिर हम उसमें ऐसे नॉट नहीं लगा सकते, अलमारी में ऐसे नहीं रख सकते कि एक अलग स्थान पे हमको रखना है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम रूल ब्रेक करते हैं, वैसे वैसे हमारी चीजें खराब होती हैं। सो ऐसे मिसकंसेप्शंस तो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि टैरो रीडिंग से ब्लैक मैजिक तक की जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मूवीज है जो ये स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, टैरो कार्ड रीडिंग बहुत डीप साइंस है। पहले तो आपको ये बहुत समझने की जरूरत है कि अभी तक, आज 25 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, आज भी जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, तो आज भी मुझे हर एक कार्ड के नए मीनिंग आज भी मिल रहे होते हैं। तो वो स्टडी आज भी कंप्लीट नहीं हुई। ओके, तो वो मीनिंग कि कोई, हाँ, बदलते नहीं रहते, नए नए मीनिंग खुद आते रहते हैं, सीखते रहते हैं हम। अपने वाइब्रेशन में नए नए मीनिंग आते रहते हैं। तो
हाउ इज पॉसिबल कि एवरीवन कोई भी आके बोले कि मैं परफेक्ट हूँ? आज भी 25 साल के बाद मैं ये नहीं बोलती, कभी भी मैं दावा ही नहीं करती कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि आज भी लर्निंग चल रही है। क्योंकि जिस दिन आप ये बोलोगे कि लर्निंग खत्म, उस दिन आप भी खत्म हो जाओगे। तो बात रही ब्लैक मैजिक, इससे आप अपनी कोई विश पूरी कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर, इसमें 2 कार्ड होते हैं जो विश के कार्ड कहलाते हैं। आप उनको रखिए, डेली वहां फ्लावर रखिए और कोई कैंडल या दिया जलाइए। जो भी आपकी विश है, जो भी आप डे उसमें बोलना चाहते हैं, 21 डे है, 42 डे है, या जितने भी दिन आप बोलना चाहते हैं, तो आपको प्रे करिए। कहते हैं ऐसा पूरी होती है। तो मतलब ये एक टाइप का मैनिफेस्टेशन जैसा ही है। हाँ, इससे मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर मैनिफेस्टेशन करना हो तो किस दूसरा, टाइप में? यस, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ब्लैक मैजिक का जो आपने सवाल पूछा था, इसमें मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसको पता ही नहीं है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उसको खुद को भी नहीं पता है। अब वो अचानक आता है, या उसके साथ ऐसी चीजें हैं, वो हमें चेक करने आ जाता है कि हम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम बताते हैं तो उसको सरप्राइज होता है कि हाउ इज पॉसिबल, आपको कैसे पता। तो फिर हम ये तक भी बता देते हैं कि किसने किया, कैसे किया, कुछ खिलाया था, पिलाया था, या खुद आपका अचानक कहीं पाँव पड़ा, या आप ऐसी जगह चले गए जहां से चीजें आपके साथ गलत होनी शुरू हो गई। मैं हमेशा लाइफ में पॉजिटिव चीज पे फोकस करती हूँ और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में मेरा ज्यादा फोकस रहता है। तो जो आपने मूवी की बात की, वो चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, इट्स मच बेटर। हाँ, किसी के साथ बुरा करना नहीं, वो हमें रिटर्न बैक मिलता ही है कहीं ना कहीं। आपको टैरो कार्ड रीडिंग में कौन से सवाल ज्यादा आते हैं, मतलब क्लाइंट्स कौन से सवाल लेके ज्यादा आते हैं? करियर इशू, लव लाइफ, या फिर और कुछ सवाल हो जो आपको ज्यादा सुनने को मिलता है? सबसे ज्यादा सवाल तो कैरियर को लेकर ही आता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ कैरियर रह गई है। शादी की अगर मैं बात करूं तो लोग शादी के सवाल लेके आजकल बहुत कम आते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है यंगस्टर की, कि हमें पहले कैरियर बनाना है, हमको अपने कैरियर में सेट होना है, बाद में देखेंगे क्या करना है। लव लाइफ को लेकर सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं, और जो सरप्राइजिंगली जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगता है वो ये है, उस टाइम मेरी बात मान के टेस्ट करा लिया होता तो शायद 3rd स्टेज पे नहीं पहुंचती। सो सैड। राइट नाउ शी इज ओके, काफी ट्रीटमेंट हुआ है उनका, लेकिन अभी ठीक है और बहुत थैंक्स बोलती हैं। ये ऐसे प्रेडिक्शन करना भी अभी मतलब हेल्थ में तो ऐसी वाली प्रेडिक्शन तो मेरे लिए भी बहुत कॉमन हो गई है। स्टोन है, आपको जॉन्डिस हुआ होगा, या जॉन्डिस हो सकता है, आपकी नी में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहे हैं, आपको पीसीओडी है, या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या आपकी सर्जरी हुई होगी या हो सकती है। ऐसे आंसर बहुत इजीली मिल जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे आंसर्स देना जो जिसने अभी शुरुआत की है टैरो कार्ड रीडिंग की, उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम नहीं कराते हैं। स्टार्टिंग में तो जो हमारे बेसिक्स हैं उनको बोलते हैं, क्योंकि अगर वो इस पे फोकस हो गया तो वो बेसिक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत लास्ट में हम उनको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो टैरो कार्ड रीडिंग को हम एज अ प्रोफेशन कैसे देख सकते हैं? अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। एज अ प्रोफेशन हमें क्या, मतलब आप क्लासेस लेते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, कहाँ कैसे क्लासेस लेते हो, अगर आप बताना चाहो तो? ऑनलाइन तो आप ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी जुड़ के मेरे साथ क्लास ले सकते हैं। यस यस, करेक्ट। ऑफलाइन में मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, तो बॉम्बे आप मेरे ऑफिस आके क्लास ले सकते हैं। और लेकिन मैं ग्रुप में ही क्लास लेना प्रेफर करती हूँ। अच्छा, कई बार किसी की कोई मजबूरी है या वो नहीं टाइम दे सकते तो 1-to-1 करती हूँ, नहीं तो ग्रुप में ही सिखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमें हर एक की नई मीनिंग भी पता चलती है और क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन कितना लोड ले। करेक्ट करेक्ट। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, अगर आप रजनी मैम से कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे उनका पेज है रजनी हीलर के नाम से, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हो, और डीएम में मोर डिटेल्स के लिए आप उन्हें कह सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे और कुछ नहीं हो रहा था, कुछ प्रोडक्टिवनेस नहीं था, तो हमने जब आपका प्रोफाइल देखा तो हमें पता चला कि आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि वो रिकॉर्ड क्या था, आपने उसको कैसे ब्रेक किया, और आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे ये करना चाहिए?
लॉकडाउन में जब सब लोग बहुत परेशान थे, और आई थिंक मुझे लगता है कि लॉकडाउन में मैं सबसे ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि लाइव सेशंस मेरे होते थे, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, सुबह मेडिटेशन की क्लासेस होती थी, हीलिंग की क्लासेस होती थी, तो पूरा टाइम सुबह दोपहर शाम में घर में होकर भी अलग अलग टाइम के लिए रेडी होती थी। तो मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, ऑनलाइन प्रेडिक्शन के लिए लोग बहुत अप्रोच करते थे। तो फेसबुक पे जब मैं लाइव जाती थी, मेरा एक टाइम फिक्स था, तो लोग वेट करते थे। आप सोचिए कि अगर सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है, आपने उसका फेस भी नहीं देखा, और वो किसी और के लिए सवाल पूछ रहा है कि मेरी बुआ का नाम ये है, उनके बारे में ये बता दीजिए, और फिर लोग नीचे से कमेंट करते हैं कि आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और सबसे बड़ी कमाई है कि जो आप बोलते हो किसी के लिए और वो बोलते हैं कि सही है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो उस टाइम मुझे ये था कि काफ़ी लोग हैं जो फ़ी दे के आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं लाइव इसलिए ज़्यादा जाती थी, तो काफ़ी लोग जो पे नहीं कर सकते या नहीं आ सकते, तो काफ़ी लोग चेक करने भी आते हैं कि हमें रीडिंग करनी आती भी है कि नहीं आती है, कितना प्रेडिक्शन सही होता है, और बहुत अलग अलग टाइप के मैसेज भी हम लोग फेस करते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे होते हैं सिर्फ। तो उसके लिए भी मुझे है कि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके, मदद हो सके, उनको सपोर्ट मिल सके, और सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए कि इसमें आंसर आते हैं और सही आंसर आते हैं। तो आपका सवाल जो आप वो पूछ रहे थे कि लाइव जब मैं जा रही थी, तो उन दिनों रात को मैंने एक सपना देखा था। मैं आदरणीय श्री नीम करौली बाबा जी को फॉलो करती हूँ, कैची धाम को फॉलो करती हूँ, बहुत सालों से फॉलो करती हूँ। तो वो मुझे वहाँ से सपने में प्रेरणा मिली थी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो मैंने कम से कम 2-2.5 लाख लोग उस टाइम ऑनलाइन थे कि मैं नॉन स्टॉप करूँगी, मैं जितना देर भी जवाब दे पाऊँगी, बिना एक बूंद पानी पिए मैंने नॉन स्टॉप लाइव सेशन किया था 6 घंटा 10 मिनट तक। तो उसके लिए गुजरात रिकॉर्ड बुक ने कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने पूरा सेशन रिकॉर्ड मंगाया था। और उसके बाद मुझे वहाँ से ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट मिला था। और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं 12 घंटे नॉन स्टॉप 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। बेस्ट विशेस आपके लिए। और अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो तो वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? मेरा नंबर है प्रोफेशनली, इंस्टाग्राम पर भी नंबर है, फेसबुक पर भी है, रजनी हीलर की जो मेरी प्रोफाइल है, यूट्यूब में भी जो मेरा प्रोफेशनल नंबर है, उसमें मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज करते हैं, तो हर एक मेथड किसी एक टैरो रीडर के लिए स्पेसिफिक होता है, या वो अपने हिसाब से अपने लाइक ऑरा के हिसाब से अपने मेथड्स चूज करता है, या मेथड उनको चूज करता है? एग्जैक्टली उस बारे में दोनों ही चीज़ आपकी बहुत सही है कि कई बार क्या होता है, वैसे तो जो जनरली स्टार्टिंग में मेथड सिखाया जाता है वो होता है सेल्टिक मेथड। हाँ, उसको सेल्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। उसमें 10 कार्ड्स निकाले जाते हैं। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ अभी, तो आप शायद ज़्यादा समझ पाएंगे, हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि हम कार्ड्स लेते हैं जब, तो उनको शफल करते हैं, और शफल करते हुए हमेशा हमारी आइज क्लोज रहती है और हम हमारा क्वेश्चन पुट अप करते हैं। फिर हम डेक को रखते हैं और जहाँ भी जितना कट हो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिस इज सेल्टिक मेथड। सेल्टिक मेथड, दिस इज कॉल्ड सेल्टिक मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा जो भी क्वेश्चन होगा जो हमने डाला होगा, तो ये हमारा उसका फाउंडेशन है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं या बनाते हैं तो उसकी नींव कितनी मजबूत है, अच्छी है, कच्ची है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमारे सवाल को पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है। ये हमारा पास्ट होता है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे फियर एंड डाउट्स हैं, ये हमारा फैमिली मित्र संगठन है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा आउटकम। वाओ, इतने सारे
इसमें एक शॉर्ट सेल्टिक मेथड भी होता है जिसमें सिर्फ 6 कार्ड ही निकलते हैं, फिर ये 4 कार्ड उसमें नहीं रहेंगे। ओके। आपने कितने समय का टाइम फ्रेम डाला है वो भी मैटर करता है। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये भी मैटर करता है। तो उसके हिसाब से मतलब 2 साल का आपने टाइम डाला तो ये 2 साल का फ्यूचर होगा। ओके। तो टाइम उसमें स्पेसिफिक डालना बहुत ज़रूरी है, उससे भी रीडिंग आपकी बहुत शार्प हो जाती है। तो अगर एक टैरो रीडर है तो वो हमेशा एक ही मेथड यूज करता है या वो अपने हर क्लाइंट के हिसाब से अपने मेथड्स भी चेंज करता है? जो सबसे पॉपुलर मेथड है जो हम क्लास में भी सिखाते हैं, इससे आपकी रीडिंग बहुत शार्प आती है साइडिक मेथड में। ओके। क्योंकि उसके माइंड में भी क्या चल रहा है वो पता चल रहा है, हाँ। उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसके फियर एंड डाउट्स के, कोई बोले मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, फियर में पता चल रहा है उसको किसी का फियर या डाउट है, जी। तो हम वो बता सकते हैं। तो वो भी कई बार एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन आपको कैसे पता। दूसरा है, एक है हॉर्सशू मेथड है। हॉर्सशू मेथड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका स्टार्टिंग मेथड वो सेम ही है कि हम कार्ड शफल करेंगे, सवाल पूछेंगे। एक होता है कि शेडो कार्ड भी होता है, जैसे हमने कार्ड शफल किए जी। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम कितनी देर करेंगे, हाथ अपने आप उठता है, ओके। गिनती नहीं है कोई। ठीक है। हमने ये देखा, अभी देखिए ये शेडो कार्ड है, जो लास्ट का कार्ड है दैट इज कॉल्ड शेडो कार्ड। तो ये हमारा जो भी सवाल है उसका रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली प्रोफेशनली तो हमें काफी आंसर इसी में मिल चुका होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अब हम कट वैसे ही करेंगे 3 पार्ट में। 3 पार्ट्स में। लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे। ओके। लेफ्ट हैंड। ओके। ये हाफ सर्कल हम बनाएंगे। इसमें जो लॉन्ग हॉर्सशू होता है वो 9 कार्ड का होता है। रेंडमली हमारा हाथ खुद ही चलता है और हम खुद अपने आप ही कार्ड निकालते हैं। स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको 9 की जगह 7 में ही कर रही हूँ। ओके। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं। जब स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं सेल्टिक में वो फिर भी जवाब दे पाता है। जब आप बहुत ट्रेंड हो जाते हो तब हॉर्सशू मेथड हो जाता है। ओके। क्योंकि अब इसको कनेक्ट करना आसान नहीं है, कौन सा कार्ड किधर जाएगा। करेक्ट। वहाँ तो हमें पता है ये फ्यूचर है, यहाँ पर ये है कि ये पास्ट है, ये नियर पास्ट है, ओके। ये प्रेजेंट है और नियर प्रेजेंट भी है, नियर पास्ट भी है। इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड हो जाएंगी। फिर ये फ्यूचर जो भी टाइम फ्रेम आपने डाला, तो फिर आप यहाँ से इसको कनेक्ट करके इसमें स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी। ओके। वो हमें ही कनेक्ट मतलब हाँ, जो सवाल है उसका। अभी सपोज मैं आपको एक आंसर ही थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि स्टोरी हम कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ और ये मेथड आप मुझ पे यूज कर रहे हो, तो ये कार्ड्स मैं आपको दूंगी सिलेक्ट करके कि आप ही सिलेक्ट करो? मैं ही सेलेक्ट करती हूँ। आप सिर्फ जब हम कार्ड शफल करते हैं उस वक्त अपना हाथ टच करेंगे। वो मेथड भी मैं आपको पूरा अभी एक साथ दिखा रही हूँ। एक सवाल कर लेते फिर। आप अपना लेफ्ट हैंड टच करिए। ये प्रोसेस है। अब आपकी एनर्जी इसके अंदर शफल हो गई। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल करियर रिलेटेड है, मतलब फ्यूचर करियर मेरा क्या होगा या फिर मुझे कौन सा करियर चूज करना होगा नहीं, कैसा हो रहा है, क्या चाहते हैं। ओके, कैसा हो क्योंकि रहा इसमें है? सवाल पूछना भी एक कार्ड है करेक्ट कि आप इसी फील्ड में मतलब कितने टाइम के बाद ग्रो कर रहे हैं या कितने टाइम जो के भी बाद ग्रो कर रहे हैं, मुझे मेरा करियर बदलना चाहिए या फिर मैं सही जा रही हूँ। हम इस सवाल को ऐसे निकालते हैं, जो अभी आपका रिसेंटली कैरियर है ये आपके लिए अच्छा है या आपको चेंज करना चाहिए। करेक्ट। हाँ। ये स्मॉल हॉर्सशू है, इसमें सिर्फ 3 कार्ड ही रहते हैं। ओके।
इसमें टाइम फ्रेम नहीं डाला था, सॉरी। लेकिन एक चीज़ है कि आपको कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा। हाँ, आपको लगता है कि मैं इसमें रहूँ, इसमें जाऊँ, कि मैं कोई और तीसरा फील्ड कुछ देखूँ या चौथा कुछ देखूँ। कहीं ना कहीं 6-7 ऑप्शन आपके माइंड में हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बिल्कुल। और टैलेंट आपके पास है, पोटेंशियल बहुत है आपके पास, आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और पीछे आपने शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास रही होगी जो आपने मिस की है। कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो और मैंने कार्ड स्पेसिफाई किया इसमें भी है कि मैं इधर जाऊँ कि मैं इधर जाऊँ, वो एक बहुत ज़्यादा है आपका। हाँ, मैं कंफ्यूज और रहती हूँ हाँ, हमेशा। लेकिन नहीं कि कोई भी काम जब आपको दे दिया जाता है तो आप उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हो, और उसको फिर चाहे कितना भी हार्ड वर्क लगे, कितना भी कुछ हो, वो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अभी चेंज करने के लिए। अभी आपके चेंज के लिए सही समय नहीं है। और आपको आई थिंक मुझे लगता है कि हाथ पाँव में कहीं पेन होता है या सर में बहुत पेन होता है, आपको हेडेक का प्रॉब्लम रहना चाहिए या ब्रीदिंग का कुछ प्रॉब्लम आपका रहना चाहिए। यस, करेक्ट एक्चुअली। तो ऐसी सिचुएशन आपकी है, और आपको अपनी आइज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर में जाके आपको आइज़ से जुड़े कुछ इशू आ सकते हैं। आइज ओके, ध्यान रखूंगी मैं। दूसरा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। ये तो यूनिवर्सल है यार, सच में मैं पॉलिटिक्स के शिकार हो जाती कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपके जो नियर एंड डियर हैं हूँ। वही वो कहाँ कौन आपका- अपना है yes, या कहाँ कौन आपका politics लैग है। पुलिंग हो जाता है, और उसके बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन तब तक चीज़ें टाइम खराब हो चुकी होती हैं, ये कर- आपका टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाता है। मार्च अप्रैल मई जो अपकमिंग आ रहा है, मार्च अप्रैल मई में अचानक आपका कैरियर चेंज हो सकता है, और जो भी होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा, और वो कैरियर फिर आपका बहुत फास्ट ग्रोथ से चलेगा। Okay, आपको कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो सकती है, okay. ऐसी वाली कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती हैं, और उसके लिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा शायद मून वीक है, तो आपको वाइट कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, और या फिर आपको पर्ल की ज्वेलरी या पर्ल ज़्यादा पहनना चाहिए। ओके, या फिर आप चांदी के ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। चांदी के ग्लास। यस, तो उससे आपको ये एक स्ट्रांगनेस मिलेगी, और आपको लोगों की बातों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि नहीं करना चाहिए आपको। इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा गाइड मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। अभी आप वेट करिए मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में तक। आपको कोई चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज करनी है। थैंक यू प्रेडिक्शन के लिए, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, तो मेरा एक डाउट है कि आपने जब प्रेडिक्शन लिया तब लेफ्ट हैंड टच करवाया, लेकिन जब आप शफल कर रहे थे तो आपने कहा कि आप नहीं लेफ्ट हैंड टच करेंगे, तो वो क्यों? मैं समझी नहीं। जो आपने बोला था ना कि आप लेफ्ट हैंड टच नहीं करोगे, आपने शफल करके जब नहीं, रखा लेफ्ट हैंड नहीं टच किया, आपका खुद का, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। कार्ड तो मैं लेफ्ट हैंड से ही निकाल रही हूँ ना सारे, शफल तो मैं दोनों हाथों से ही करूँगी। शफल तो दोनों हाथों से का, एक हाथ से तो शफल होगा लेकिन नहीं। ये भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये भी मैं यहीं से निकालती हूँ, हाँ, तो राइट हैंड तो फिर यूज ही नहीं होता। हमने सुना है कि टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। मैं शुरुआत से देखते आ रही हूँ, आपकी एनर्जी वैसी की वैसी है, क्या राज है, प्लीज हमें बताइए इस बारे में। मेरा तो रिकॉर्ड है सनी का कि मैंने 22 घंटे नॉन स्टॉप टैरो कार्ड रीडिंग की है, ओह माय गॉड। और लाइन लगी होती है, लोग 2-2 3-3 घंटे वेटिंग करते हैं। इसके लिए मॉर्निंग में मेडिटेशन थोड़ा ज़रूरी है, और अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल जल रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कैंडल, धूपबत्ती, अगरबत्ती या दिया कुछ ना कुछ जरूर जला के रखना चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें हैं कुछ सीक्रेट है सबके साथ, क्योंकि ये सवाल रेमेडीज। हाँ, ये सवाल बहुत आता है मेरे पास कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। हाँ जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। उसके लिए आपको मुझसे पर्सनल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक ऐसा कुछ मैसेज दे दीजिए जो बिगिनर टैरो रीडर्स है या जो टैरो रीडिंग को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं, तो एक एडवाइस या फिर एक मैसेज उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने किया कि गाइडलाइन है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को मैं देखती हूँ या मिडिल एज में भी जो लोग हैं, सबको बहुत जल्दी है। ये करियर आपसे वेटिंग मांगता है। ओके, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये फास्ट फूड नहीं है। अच्छा,
कि आपने आज किया। काफ़ी लोग तब सफ़र करते हैं जब उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती। अब लोग करते क्या है, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं बोलती हूँ कि आज उन्होंने क्लास खत्म की, एक हफ्ते के बाद उनका विजिटिंग कार्ड बन जाता है, और फिर विजिटिंग के कार्ड बनने के बाद जब लोग आते हैं और प्रेडिक्शन गलत होती है तो फिर क्या होता है, टैरो कार्ड बदनाम होता है। कम से कम 1-2 साल अपने आप को दीजिए, प्रैक्टिस को दीजिए। मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल और एडवाइस इस रूप में लोगों को देती हूँ कि जब हम कार्ड सीखने जाते हैं 15 दिन हमें ट्रेनिंग देते हैं कि आप लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, सिग्नल पे ऐसे मुड़ें, स्पीड ब्रेकर पे ऐसे जाएं। तो जो हम हमारे पास क्लास लेने आते हैं हम भी यही बताते हैं कि आप ऐसे जाएं, यही चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके ये मीनिंग्स हैं, प्रैक्टिस करिए। जब हम कार भी सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो ही हम अच्छे बनते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसमें भी जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बोलता है, उतने ही हम अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम कहीं अटकते नहीं हैं। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा देना चाहूँगी, खाली रीडिंग के अलावा भी आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा देना चाहूँगी। अभी आपको कोई आपके पास क्लाइंट आता है और वो आपसे सवाल करता है कि मुझे क्या कैरियर चूज करना चाहिए। अब आज मार्केट में इतने यूनिक कैरियर हैं कि आपको खुद को नहीं पता। हाँ वही तो आप क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? तो आपके पास भी स्टडी होना या एक जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी इंजीनियरिंग आपने बोल दिया, अब सामने वाले ने आपसे ये सवाल पूछा इंजीनियरिंग में कौन सा, तब आप क्या बताएंगे? हाँ उसका तो नॉलेज होना चाहिए है ना। तो वो एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप बहुत अच्छी रिप्रेजेंट होते हैं और सामने वाला भी इम्प्रेस होता है कि आपने इतना डीप उनको बताया। अब मान लीजिए को लग पाया, हाँ ये होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, तो इज कॉमन थिंग। ठीक है, आप डेप्थ तक जाइए। सिचुएशन वाइज वो तो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आपको मैकेनिकल करनी चाहिए, आपको कंप्यूटर करना चाहिए, तो सामने वाले को लगता है कि आपको पूरी नॉलेज है। करेक्ट। अब डिजाइनिंग के भी बहुत अलग अलग फील्ड हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग है, क्लोथ डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है। अब डिजाइनिंग में भी क्या, अब क्लाइंट को जब हम बोलते हैं डिजाइनिंग का फील्ड आपको सूट करेगा तो कौन सा मैडम, अगर मैडम को ही नहीं पता तो मैडम कैसे बताएंगे? मैडम कैसे बताएंगे? तो इसमें आपका जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। तो फिर आप अपने कार्ड से भी बाद में कोरिलेट कर पाते हैं। कई बार होता है कि हमें नहीं पता उस वक्त। अभी आपने एक फर्क देखा होगा, मैं ऐसे बात अलग कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने आपकी रीडिंग की तो अपने आप वो अंदर से आता है। आपका वो टोन चेंज होता है, आपका वो नॉलेज चेंज होता है, वो अपने आप आता है अपने आप। तो इसके लिए आपका जनरल नॉलेज का होना बहुत अच्छा है। आजकल तो ये ऑनलाइन वाले जितने भी है, ये सोशल मीडिया की डिजाइनिंग के इतने हो गए, पोस्टर डिजाइनिंग हो गया, बहुत अलग अलग टाइप की डिजाइनिंग आ गई। अब वो बोले डॉक्टर में भी इतने डिपार्टमेंट हो गए। अब उसमें भी वो सर्जन बनेगा, वो एमडी करेगा कि एमएस करेगा। अगर ये आप बता पाते हो तो यू आर वेरी स्ट्रांग। करेक्ट, सही बात है। अभी लोग आते हैं प्रेगनेंसी के सवाल को लेकर भी आते हैं कि प्रेगनेंसी कब होगी और हमारी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। सवाल तो उसने ये पूछा, अगर हम सामने से बताते हैं कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी, इसको बोलते हैं शी और ही इज अ शॉक। हाँ हाँ हाँ। और बाद में लोग बताते हैं कि ऐसे हुआ। करेक्ट। इसी सेक्शन से हुआ था। और उससे भी डीप चीज है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम क्या बोलते हैं कि आपने डॉक्टर को चेकअप कराया, तो बोलेगा हाँ चेकअप कराया, तो आप सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन ले लीजिए, वो भी हम ऑप्शन देते हैं। ओके। दूसरा कई बार है कि आपकी ओवरी में प्रॉब्लम है, इतना डेप्थ तक भी हम बताते हैं। अच्छा। या आपकी स्पर्म के लिए काउंटिंग में प्रॉब्लम है, या लेडीज की पीरियड की उसमें प्रॉब्लम है, वो तक भी स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं। ओके। या आपकी कोई चांस नहीं है तो आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए या सरोगेट में जाना चाहिए, वो सब भी ऑप्शंस आते हैं। इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगता है मेरे लिए टैरो कार्ड रीडिंग का सफर कैसे होगा? तो अभी ये ऑनलाइन सवाल है कि ऑफलाइन सवाल है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन जुड़ेंगे, ऑफलाइन सवाल पूछेंगे। मेरा तो सबके लिए बस एक ही एडवाइस है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, इसमें शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं। किसी भी क्योंकि चीज एक बार प्रेडिक्शन गलत हुआ तो आपका करियर कैरियर खराब हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्लो एंड बिल्ड, आप जितना जल्दबाजी करेंगे स्लो एंड स्टडी उतना। शुरू में आप सिंपल निकालिए, पहले ही बोलिए कि मुझे ज्यादा नहीं आता, मैं 2-3 सवाल ही निकाल सकता हूँ। अच्छा। हाँ करेक्ट। अभी मैं किसी को बोल दूँ, मेरे स्टूडेंट्स की जब हम लोग
1 मंथ में जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको मैं 1 मंथ में या 2 मंथ में एक बार ऑनलाइन जोड़ती हूँ, फिर मैं सवाल देती हूँ, सब लोग जवाब देते हैं, कार्ड में निकालती हूँ ऑनलाइन। ओके। तो मुझे पता लगता है कि तुमने क्या स्टडी किया, हाँ भैया तुमने ये अच्छा बताया तो कैसे बताया, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया, या बराबर। तुमने गलत कैसे कर दिया। हाँ, तो पता लगता है ना, सीखा तो तुमने एक ही टीचर से। एक ही टीचर से exactly. गलती कहाँ हुई है या गलती तुम सही कहाँ कहा हो। तो ग्रुप में सीखने में मजा आता है, जी Okay. बिल्कुल। क्योंकि एक चीज आप 10 गलती करोगे, आपको हो सकता है 10 महीने लग जाए, वहाँ पे एक ही महीने में काम खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही। तो वो बहुत जरूरी है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जब लोग करते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स के साथ वो रेमेडीज भी बताते हैं, तो हम जब टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो हम उसके साथ भी रेमेडीज बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। इसकी डेप्थ तक जाके स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं रेमेडी हमेशा ऐसा बताती हूँ कि आप मंत्र जाप करो, ओके या आप ये दान कर दो, या ये पूजा पाठ कर लो। ओके। आप देखेंगे मैंने कोई भी स्टोन नहीं पहना। जी जी। तो मैं एक छोटी सी रेमेडी हमने व्यूअर्स के लिए जरूर बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। अभी जैसे जनरली हम कहते हैं कि बुध ग्रह हमारी स्किन का भी कारक होता है, मरकरी जिसे हम कहते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस का भी कारक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का कारक होता है। अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है, आजकल सबको ब्यूटी का बहुत ज़्यादा शौक होता चढ़ा है, हुआ है। तो और आपको जो उनका लो कॉन्फिडेंस है, अगर उनको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको महंगा पन्ना खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कांच का स्पेसिफिक, दोबारा बोल रही हूँ, ग्लास बॉटल ग्रीन कलर का आप लेके आइए, ग्रीन कलर का ग्लास में। हाँ, टर्क्वाइज ब्लू या ब्लू मत ले लीजिएगा ग्रीन के बदले, अच्छा ग्रीन ही स्पेसिफिक ग्रीन कलर का कांच का बॉटल आप लेके आइएगा। रात को उसमें पानी भरिए और सुबह आपको वो पानी पीना है। दिन भर भी अगर आप इसमें पानी पिएंगे तो आप 1 महीने में देखिएगा तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। अच्छा अगर अच्छी है तो और अच्छी होगी। अगर आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दाने हैं, या होते हैं ना मुहासे हैं, या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। दूसरा, अगर स्किन से जुड़ी कोई बीमारी है, आपको एक्जिमा है या रैशेस हैं, या बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं लोगों को, वो भी ठीक होगा उससे। लेकिन आपको रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि मेरे पास फीडबैक है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक फीडबैक है। और दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। तो बिना खर्चे का ये उपाय है, मैं ऐसे ही रेमेडी बताती हूँ इसमें, क्योंकि हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर कर सकता। सकता है। उसमें ये है कि आप जितना शिद्दत से करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, वो आप जरूर कर सकते हैं। और आपका शुक्र अच्छा करने के लिए, शुक्र वीनस अच्छा करने के लिए, क्योंकि शुक्र हमारा ब्यूटी का कारक होता है, रोमांस का कारक होता है, लव अफेयर का कारक भी होता है। और तो उसको अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा दही, कर्ड, हाँ, ओके थोड़ा सा आप नहाने के पानी में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहाने के पानी में नहीं डाल सकते, तो आप अपने फेस पे दही का पैक जैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे एक तो आपकी स्किन अच्छी होगी और आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। ओके हाँ, तो ऐसे ही अगर आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गुरु अच्छा होता है। ओके तो जो भी हमारे घर में चीज़ें हैं, इससे हम अपने ग्रह नक्षत्र भी अच्छे कर सकते हैं, साथ में अपनी ब्यूटी को भी एनहांस कर सकते हैं। इसमें आपका कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्चा नहीं हाँ है। लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में से अगर लव और रोमांस मिस हो रहा है, कम हो रहा है, तो घर का, रूम का नहीं, उस घर का जो भी साउथ ईस्ट कॉर्नर है, उसमें आप एक परफ्यूम का बॉटल आप रख दीजिए। और मैं बोलूँगी स्पेशली परफ्यूम का नहीं, आप इत्र का बॉटल अगर रखते हैं छोटा सा, तो आप देखेंगे आपके पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। आपकी लाइफ का लव और जो अफेयर मिसिंग था, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसे ही उपाय लोगों को बताती हूँ। वाह सो ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि लोगों की लाइफ में आजकल बहुत नेगेटिविटी, लोग नेगेटिव सोचने लग गए, बहुत नेगेटिविटी होती है और वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम नेगेटिव सोचें, पर अपने आप दिमाग में आ जाता है। तो उसके लिए कुछ रेमेडी की हम पॉजिटिव सोच पाए या फिर अच्छा सोच पाए। सनिका, ये 2-3 चीज़ें की मैं ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगी। एक तो ब्लैक कलर कम से कम पहनना चाहिए। ओके हाँ, अगर आपका शनि अच्छा है या राहु अच्छा है तो ही आपको ब्लैक कलर पहनना चाहिए। अगर आपका शनि राहु पहले ही खराब है और आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्लानट उससे इफेक्ट, ओके और आप कितना भी अच्छा कर ले, फिर आपको लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ का तो ध्यान रखना है।
और दूसरा है कि जब हम सुबह स्नान करते हैं, बाथ लेते हैं, उस पानी में अगर हम सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट सी सॉल्ट की बात कर रही हूँ, ये नमक सादा नमक की बात नहीं है, सी सॉल्ट जो होता है उसको एक डब्बे में आप भर लें, उसको खुला नहीं छोड़ना है क्योंकि वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी सोखता है। अगर आप वो खुला छोड़ देंगे और आप उससे स्नान करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी। तो ये गलती लोग जरूर करते हैं। आप अपने बाथरूम में एक डब्बा बंद करके रख लीजिए या बाहर कहीं रख लीजिए। जब आप पूरा नहा लेते हैं पूरा सोप के साथ, तो लास्ट का जो बकेट का पानी होता है, थोड़ा सॉल्ट आप उसमें डालिए, आप हिलाएंगे तुरंत धुल जाता है। उससे आपको स्नान करना है। आप देखिएगा आपका ऑरा बहुत क्लीन होगा, आपका एनर्जी बहुत एनहांस होगा और आप खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। और उससे एक काम आपकी लाइफ में और चेंज होगा, आपकी लाइफ में नए नए लोग आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको देखेंगे। ओके। लेकिन डेली आपको ये करना है, सर पे बाल पे भी लगाना है नमक का पानी, बाकी आप और बाद में फिर आप उसमें सादा पानी डाल सकते हैं। ओके। ये आप करके देखिएगा, मतलब योर लाइफ इज वेरी रॉकिंग। वाह, ये ऐसी भी रेमेडीज होती है जो लोगों को पता नहीं है, छोटी छोटी चीजें उससे अब बड़ा इम्पैक्ट सी सॉल्ट है। अभी घर में अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है तो आप मिट्टी के दिए जैसे जो बाउल आते हैं छोटे छोटे, आप वो लेके आ जाइए, या कांच के बाउल आते हैं, उसमें आप ये सी सॉल्ट रखिए और अपने घर के चारों कॉर्नर में आप रख सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके घर का ऑरा और एनर्जी आपको चेंज मिलेगी। अच्छा। लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि 7 दिन 8 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में वो आपको सॉल्ट उठा के सिंक में डालना है और आपको उस पर हाथ नहीं लगाना है क्योंकि उस पर काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। तो वो आप उसको डालिए, वॉश करिए ऐसे, और फिर दोबारा उसको पहुँच के नमक भरिए। तो आप देखेंगे आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है, आपकी शॉप है, तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपको वहाँ पे फील होगी। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम जहाँ भी बैठते हैं, मान लीजिए हम अपने ऑफिस के केबिन में ही बैठते हैं, तो हमें एक साइड में जरूर या 2 साइड में वो सॉल्ट जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इतनी, इससे रीजनेबल रेमेडी कोई हो नहीं सकती कि अभी जैसे छोटे बच्चों को नजर भी लगती है, आपने देखा होगा नजर में भी उतारने में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई नमक मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपका ऑरा रेगुलर क्लीन होता है। काफी लोग बोलते हैं कि हमें अपना ऑरा एनहांस करना है, तो ऑरा एनहांस करने के लिए भी आप रेगुलर इससे नहाइए। आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत चेंज मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस आप मिलेगा, आपका डिसीजन मेकिंग एकदम शार्प मिलेगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि जितना अच्छा ऑरा होगा, जितना क्लीन ऑरा होगा, तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इसको हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एज में। अब जैसे घर में कोई बीमार है, मान लीजिए, उसके रूम में आप सॉल्व करें, अच्छा, आप देखेंगे वो जल्दी हील होगा, नेगेटिविटी यस, जल्दी उसकी चीज़ें वहाँ से ठीक होंगी और वो खुद को अच्छा हैप्पी फील करेगा। ओके। तो वो आप जरूर कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो आप देखेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहता है और बहुत लाइट फील होता है। ओके। मुझे लास्ट 20-21 ईयर हो गए हैं रेगुलर सॉल्ट वाटर से बात लेते हुए। मैं अगर ट्रैवलिंग में भी जाती हूँ तो मेरा वो एक छोटा बॉक्स साथ में जाता ये तो राज नहीं है जो आप बताना नहीं चाह रहे थे। और भी बहुत कुछ है, हाँ, ये उसका एक पार्ट है। करेक्ट। एक चीज होता है कि आप जब हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप नेगेटिविटी में भी जब पॉजिटिविटी सोच पाते हैं तो यू एनहांस योर ऑरा, योर एनर्जी। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा हम अपसेट होते हैं या डाउन होते हैं या डिप्रेस होते हैं तो हमारा ऑरा भी, आप कभी भी चेक करके देखिएगा, तुरंत आप लो फील करते हैं। करेक्ट। मेरा एक और एडवाइस है, बहुत एक अलग चीज़ मैं अभी बताने वाली हूँ व्यूअर्स को, कि कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुननी चाहिए। सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए क्योंकि जैसे ही हम सैड सॉन्ग सुनते हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ से उसको रिलेट करते हैं और हम अपसेट होते हैं या डिप्रेस होते हैं। तो जितना हम हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं या पॉजिटिव सॉन्ग सुनते हैं या मस्ती के सॉन्ग सुनते हैं या बोलते हैं डांसिंग सॉन्ग सुनते हैं, तो वैसे ही हमारी एनर्जी भी चेंज। सही। तो मेरा एक रूल है लाइफ में, मैं कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनती। कोई चलाता भी है तो मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि पूरा एनर्जी चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप भी एक अपसेट मूड में या किसी न किसी का कोई ना कोई मेमोरीज रहती हैं, तो उसमें वो चला जाता है और वो लो फील होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये भी सही है, ये कभी सोचा नहीं था एक्चुअली। थैंक यू रजनी मैम, आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा नॉलेज मिला बेसिकली हमें।
और हम भी चाहेंगे कि हम भी थोड़ा बहुत टेरो कार्ड रीडिंग सीखें। हम जरूर। आफ्टर पॉडकास्ट आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। जरूर। और अगर आपको भी टेरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो डू कांटेक्ट रजनी मैम। कैप्शन में हम आपको रजनी मैम के डिटेल्स जैसे कि इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल, यूट्यूब हैंडल या फिर कांटेक्ट डिटेल्स हम दे देंगे। सो डू कांटेक्ट। तो हम आपका पीछा इतने जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमने देखा है कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अगले एपिसोड में क्रिस्टल थेरेपी के साथ आए और हमारे व्यूवर्स को क्रिस्टल थेरेपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएं, उसके मिसकंसेप्शंस हो, इसकी हिस्ट्री हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है और व्यूवर्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि आपको रजनी मैम से कुछ एडवाइस चाहिए या फिर कुछ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज़। यस यस बिल्कुल। थैंक यू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू धर्म लोग मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली हम अलग अलग टॉपिक पे सीरीज लेके आ सकते हैं, जैसे व्यूवर्स का रुझान आता है कि उनको क्या वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जी। मैं तो पास्ट लाइफ पे भी बात कर सकती हूँ। पास्ट लाइफ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ। जैसे ही आपको जैसे जानने की उत्सुकता हो कि ये टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है, ये टॉपिक जानने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये टॉपिक आप ले सकते हो। आप भी हमें सजेशंस दे सकते हो। तो नए नए टॉपिक्स हम लेते आएंगे, हमारे साथ जुड़ते जाइए। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।